हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू आज फिजिक्स में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर तो 1 चल ही रहा है, लेक्चर नंबर 3 है। वैसे लेक्चर नंबर 2 का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करने वाले, खतरनाक सवाल फॉर जेईई एंड नीट। तो खतरनाक सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया जो तुम्हें फील आ जाएगी हमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कूलम्ब लॉ से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन है भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक चार्ज है 1 कूलम्ब का, वो ओरिजिन पे रखा है। चार्ज 1 कूलम्ब है, ओरिजिन पे रखा है और वो कितनी दूरी पे, यहाँ पे कितना है भाई 1 कूलम्ब, यहाँ पे कितना है वो 2 कूलम्ब है, यहाँ पे कितना है 8 कूलम्ब है, यहाँ पे कितना है 27 कूलम्ब है। ऐसे डैश डैश कहाँ तक है 1000 कूलम्ब तक है। ये कितनी दूरी पे 1 मीटर, ये कितनी दूरी पे 2 मीटर, ये कितनी डिस्टेंस पे 3 मीटर, ऐसे कितनी डिस्टेंस पे 10 मीटर की डिस्टेंस पे। हमें बताना नेट फोर्स ऑन ओरिजिन, नेट फोर्स ऑन ओरिजिन पे नेट फोर्स बताना है। ये 1 है, ये 1 ओरिजिन पे क्या बताना है बच्चों, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बता देते हैं, देखते हैं कैसे नेट फोर्स होता है। स्टार्ट। ये बेंच, ये जो है भाई माइक गिर गया, माइक नहीं कैमरा गिर गया भाई, कैमरा ऐसे। अब ठीक है भाई, अब ठीक है। तो हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है किस पे, ऑन 1 माइक्रो कूलम्ब, ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। तो देखो नेट फोर्स की कैसे बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सारे फोर्सेज ऐड होने तो पता है तुम्हें कैसे ऐड होने। देखो 1 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस पे, 3 मीटर या 4 मीटर, ऐसे डिस्टेंसेस पे रखे हैं। अब देखो करना क्या है, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स। तो ऐसे हमें क्या करना है। तो देखो क्या ये क्या बन रहा है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ले लो कॉमन भाई, ये वाला 1 भी कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा देखो 1/1 प्लस ये हो जाएगा 8/2 प्लस ये बचेगा 23/3 और ये बचेगा क्या डैश 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 1000/1000। ये हो जाएगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, स्क्वायर तो होता ही है, इसे थोड़ी ना भूल सकते हैं। देखो भाई तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या बनेगा 1 प्लस ये बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 10। कहाँ तक बचा 10। तो ये क्या है भाई सम है n नंबर तक का। तो n नंबर तक के लिए सम क्या होता है, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने दो। ये तुम जानते हो, पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या सम ऑफ n टर्म्स n प्लस 1/2। तो ऐसे ही क्या n कितने नंबर ऑफ 10 है 1 2 3 4 5 कहाँ तक 10 तक। तो 10 प्लस 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 10 × 11/2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या क्या लिख सकते हैं 55 × k, ऐसे ही मतलब k है इसकी वैल्यू। तो ये भैया नेट फोर्स आया किस पे, ओरिजिन पे। जेईई का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। मतलब मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ठीक है भैया, ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है भाई, इन दोनों के बीच की R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई R। अच्छा ये वाला चार्ज क्या हुआ, ये वाला चार्ज हुआ भाई फिक्स। ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, फिक्स है ये वाला चार्ज। अब ये वाला चार्ज तो फिक्स है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसे क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी मिलेगी। मान लो इसे वेलोसिटी मिली v, तो क्या करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इस चार्ज की क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो भैया ये चार्ज कहाँ तक भागेगा, पहले ये तो पता हो, वेलोसिटी तब फाइंड हो गया ना, यहाँ से कहाँ तक भागेगा इसके कारण तो हमें तो नहीं पता। तो मान लो ये यहाँ से कितनी दूरी पे x डिस्टेंस तक भाग गया, ये यहाँ तक किसी x डिस्टेंस पर भागा और इसकी x डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। x डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा ना, एक्सेलरेट ही तो हुआ है। ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट। तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2/x²। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, m में, क्या होता है m में। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, F/m, या F की वैल्यू क्या है K Q1 Q2/mx²। हमें चाहिए वेलोसिटी,
क्या चाहिए भैया जी, वेलोसिटी। तो ए क्या होता है, v dv अपॉन dx इक्वल टू क्या, k q1 q2 अपॉन m x स्क्वायर। dx वाले एक तरफ तो v dv कहाँ से, इनिशियल 0 से कहाँ पहुंची, v इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से r1 से कहाँ तक, r2 तक। मान लो ये r1 तक कहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद r2 पे पहुंचेगा। मान लो ये कहाँ पे पहुंचेगा, r2 पे पहुंचेगा ये किसी पॉइंट पे। तो r1 से r2 k q1 q2 अपॉन m x स्क्वायर dx। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना वेलोसिटी फाइंड करने में। क्या हो जाएगा, v का v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m ले लो बाहर, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक, ठीक है ना, r1 से r2 तक। तो क्या हो जाएगा ये देखो, v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या, k q1 q2 अपॉन m, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r2। बात एक ही है ना, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, v की वैल्यू, तो v हो जाएगा हमारे पास 2k, मान लो दोनों चार्ज सेम थे तो q स्क्वायर अपॉन m, और चलो q1 q2 रहने दो, q1 q2 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। किसके अंदर है ये सब, अंडर दी रूट, अंडर दी रूट। तो ये भाई वेलोसिटी फाइंड कर ली हमने इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे, है ना, क्योंकि ये क्या हुआ था, स्टेशनरी चार्ज था, ये वाला फिक्स था ना, इसलिए हमने क्या फाइंड कर दिया, वेलोसिटी फाइंड कर लिया। समझ में आया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन है भैया कॉम्पिटिटिव लेवल के, खतरनाक सवाल है तो खतरनाक तरीके से ही किए जाते हैं। अब ये तो पॉइंट चार्जेस की बात थी, किसकी बात थी, पॉइंट चार्ज की। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, किसी बीच के फोर्स, किसी दो चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज कर दे तो फोर्स चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि परमिटिविटी चेंज हो जाती है। फोर्स चेंज हो जाता है किसके कारण, परमिटिविटी चेंज होने के कारण। मीडियम चेंज होने के कारण परमिटिविटी चेंज हो जाती है। परमिटिविटी क्या होती है, विच परमिट दियर फोर्स, दियर फील्ड, अपने फील्ड को परमिट करती है कि फोर्स को जाके रोको, अपने फील्ड को परमिट करती है कि रुको, निकलो बाहर, निकलो, रोको फोर्स को दोनों चार्जेस के बीच के, तो वो है परमिटिविटी। अच्छा, अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मान लो क्या, कि मान लो दो चार्जेस रखे हैं, ये यहाँ ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में। कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स होगा F इक्वल टू के छोड़ो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैंने क्या काम किया, मीडियम चेंज करके इसे किस में रख दिया, Q1 Q2 तो वही है और r डिस्टेंस वही है, मीडियम चेंज कर दिया, किस में रख दिया, लिक्विड। और लिक्विड की परमिटिविटी कितनी है, मान लो एप्सिलॉन है, लिक्विड की परमिटिविटी क्या हो गई, चेंज हो गई, एप्सिलॉन। तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वो एप्सिलॉन क्या, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो भैया ये आएगा नेट फोर्स। अब ये एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिव, नहीं एप्सिलॉन क्या है, देखो K जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एक की परमिटिविटी दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे K से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नोट से भी। ये K वो वाला नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट वाला, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये होती है भैया हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो फोर्स आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जो न्यू फोर्स आया एफ डैश, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, देखो ये सारी चीज़ें क्या सेम है, ये सारी चीज़ें क्या हम जानते हैं, ये हाँ बिल्कुल वही वैक्यूम वाला। तो F अपॉन के, मतलब क्या पता चलता है, मतलब अगर हम किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को किसी लिक्विड में डिप करा दे, उसकी परमिटिविटी अगर कुछ अलग हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो, तो फोर्स K टाइम डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, परमिटिविटी परमिट करती है कि रुक जाए चीज़ें। वैक्यूम में तो कोई परमिटिविटी है नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये क्या रुकेगी फोर्स को, इसलिए हम इसे थोड़े निगलेजिबल ही मानते हैं, लेकिन यहाँ निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, यहाँ तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। तो क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन में कहा है, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या कहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में कहा है, जरा हम एक मिनट ये कुछ कर ले इसमें गड़बड़ सी, है ना। और भैया इसमें कुछ जरा हम इंक डाल ले, थोड़ी सी इंक डालकर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ माशार दे भजन चल रहा है भाई पीछे, आज फेस्टिवल है शायद कोई, इसलिए आज जन्माष्टमी है, हाँ तो इसलिए भजन चल रहे हैं बच्चों। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो भाई हमने अपने इसे कैप्सूल दे दिए हैं, इसे डोज दे दी है, अब ये नॉन स्टॉप मूव करता रहेगा। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास मान लो एक अरेंजमेंट गिवन है, कुछ इस तरह से एक अरेंजमेंट दिया है भाई। ये चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है जिसका मास है m और इस पर चार्ज है q। ऐसे ही एक चार्ज यहाँ पे बिल्कुल सेम मास का और सेम चार्ज का, मास है m, चार्ज है q, दोनों के बीच कैसा फोर्स रिपल्सन का, मतलब ऐसे ही रहेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, है ना। और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल से अगर एंगल की बात करें तो ये बना रहा है एंगल थीटा। तो हमें पूछा गया है क्या, ये सिचुएशन तो यहाँ है। अब इस स्फेरिकल चार्ज की जो डेंसिटी है वो रो दे रखी है, चार्ज की डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, रो। अब क्या पूछा ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो और इसकी डेंसिटी रो हो, तो जब हम इसे एक सिग्मा डेंसिटी वाले लिक्विड में इमर्स कर देंगे तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, या मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन आर या के जिसे बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना है। डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, मतलब मीडियम चेंज हो जाता है तो फोर्स घट जाता है, मैंने बताया था, या बढ़ जाता है मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो क्या कहा है, व्हेन सिस्टम इज इमर्स्ड in a liquid of density sigma, then find the relative permittivity एप्सिलॉन आर बोलते हैं इसे। चलो भाई कोई नहीं, तो पहला केस देखते हैं जब सारा सिस्टम वैक्यूम में है, उसके बाद दूसरा केस देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो भाई। हम जानते हैं ये वाला चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा इस डायरेक्शन में, चाहे तुम इस चार्ज के फोर्स को कंसीडर कर लो चाहे इस चार्ज के, बात एक ही है। तो ये वाला चार्ज पे फोर्स लगा रहा किस डायरेक्शन में, मान लिया हमने किस डायरेक्शन में लगा रहा, इस डायरेक्शन में, एफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स F1। ये कितना होगा, ये होगा KQ² अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 sin थीटा आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12 sin थीटा। जेई के बच्चे उसने डायरेक्ट कर रहा, बोर्ड के होते तो आराम से कर देता। क्या आएगा, 12 sin थीटा का स्क्वायर। ये तो हो गई डिस्टेंस हमारी। कैसा है बताओ, क्या मान लो ट्रायंगल है 90 डिग्री बन रहा, क्या लेंगे इसमें, sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ले लो, दुगनी हो जाएगी। मान लो क्या कहते हैं, y कह दो पूरी डिस्टेंस को, अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है भैया, l। हाइपोटेनस कितना है, L। इतनी डिस्टेंस ली हमने, पूरी नहीं ली, इतनी ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, L sin थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये y है ना, यहाँ से आता क्या है y, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2y मतलब 12 sin थीटा, तो 12 sin थीटा लिख तो दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आया है, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 sin थीटा। तो हमने y की जगह वो रख दिया 12 sin थीटा। तो समझ आया, तो ये बात थी भाई। अच्छा, और क्या फोर्स है इस पे, एक इसका मास होगा, एक क्या होगा इसका मास, जो कि कहाँ को वर्ग करेगा, नीचे की तरफ को mg, इसका मास नीचे की तरफ को, और एक टेंशन होगी यहाँ पे t, ठीक है। अब क्या करना, देखो इसका फ्री बॉडी, देखो सिंपल करेंगे लामीसुरम से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो भाई चार्ज का। तो ये तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, अच्छा यहाँ पे लग रहा मास mg, इसका मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, और t कहाँ पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ये हो गया क्या t, ठीक है। अब एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो बना लो भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, ये हो जाएगा कितना, देखो ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना हो गया 180। तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है, 180 कितना हो जाएगा, 180 में नहीं, 180 थोड़ा 180 में से घटा दो तो क्या बचेगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ये कितना है, ये है 90, ठीक है। और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल देखो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो क्या हो जाएगा 180
माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास 3 बचे। अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या अप्लाई करते हैं, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, जब लामीज थ्योरम लगाते हैं तो लामीज थ्योरम क्या कहती है, लामीज थ्योरम कहती है अगर एक ही पार्टिकल पे 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हो, अल्फा बीटा और गामा एंगल पे, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह होता है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा। आमने वाला मतलब F1 के सामने वाला एंगल। F1 मान लो ये ले लो, T ले लो F1, तो T अपॉन साइन क्या हो जाएगा, T के सामने वाला क्या है 90। ये ले लो V रो G, इसके सामने वाला क्या है 90 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वल टू ये वाला क्या है, ये वाला F अपॉन कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, वो साइन थीटा ही रहता है, साइन 80 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। तो ये बातें तो हमें समझ में आई कि एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। तो मतलब क्या है, मतलब कुछ ये हुआ कि ये कुल अगर मैं बताऊँ तो T अपॉन 1 इक्वल टू वी रो जी अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू वहाँ बचेगा F अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात, कोई नहीं, T की तो कोई मतलब ही नहीं हमारे पास, जो इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब लिखेंगे व्हेन आफ्टर इमर्सिंग इन ए लिक्विड, जब लिक्विड ने डुबो दिया, तो लिक्विड में डुबोने के बाद देखो क्या होगा, उसी सिचुएशन की बात करते हैं। तो ये बोला ऐसे सब कुछ वही रहेगा, बस क्या होगा, इसका जो फोर्स है mg नीचे की तरफ को वर्क करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि लिक्विड भी तो लगाएगा इस पे फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स और लगेगा, कौन सा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। ये टेंशन किस में रहेगा, T ही रहेगा, और ये फोर्स चेंज होकर के क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा। ये फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश, और ये कितना होगा तुम जानते हो, K Q1 मतलब Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही रहेगा। ये K क्या चीज़ है, इस K का बात है, इस K की ही सारी बात है कि ये K क्या चीज़ है, क्या बात है, इस K की ही सारी बात है कि ये K क्या चीज़ है। चलो भाई, K की तो जो भी बात है वो बात है, देखते हैं। हमें पता है कि जब हम किसी भी चार्जेस को किसी लिक्विड में रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता है उस मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम की परमिटिविटी। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो देखो, फर्दर सॉल्व करने के लिए इसकी इक्वेशन तो लिख दी मैंने, इसे हटा दो जरा। फर्दर सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन को रियलाइज करो जरा, इस सिचुएशन को रियलाइज करेंगे तो देखो मैं दोबारा बना रहा है इसे, ये मान लो यहाँ पे, और ये लग रहा है इस पर टेंशन, और ये लग रहा है इस पर क्या F डैश यहाँ लगेगा, ठीक है, जो कि है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, और Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे क्या चल रहा mg, और ऊपर कौन सा फोर्स लगा है भैया, एक फोर्स और लगा ऊपर लिक्विड की वजह से, अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा लगा है, अपथ्रस्ट फोर्स। चलो भाई, और यहाँ क्या लग रहा है, T ही लगा हुआ है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये एंगल कितना होगा 90, सब एंगल वही के वही रहेंगे 90। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल हमारे पास कितना था, ये पूरा एंगल देखो वहाँ कितना था भैया 90 प्लस थीटा था, और ये एंगल कितना हुआ था, ये एंगल हुआ था 180 माइनस थीटा, एंगल कितना हुआ था 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं की वही थी। अच्छा, अब ये अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर को है, mg नीचे को है, तो इन दोनों का नेट कहाँ को आएगा, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है कि लिक्विड बॉल को ऊपर उठा दे। अगर अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो बॉल ऊपर उठ जाएगी, वेट की वैल्यू ज़्यादा है तो बॉल नीचे ही रहेगी, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल है तो अपथ्रस्ट फोर्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बॉल क्या रहेगी, तैरती रहेगी। यहाँ बॉल नीचे हमने डुबो दिया, इस सिस्टम को लिक्विड में डुबो दिया, तो डूब गई थी, बॉल मतलब डूब गई थी ना अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका जो मास अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, तो अगर मैं अपथ्रस्ट फोर्स के इसके नेट बात करूँ, क्या करूँ, नेट फोर्स ऑन mg ऑन चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कह दो, W डैश कह दो, चलो उसे, तो क्या हो जाएगा mg माइनस अपथ्रस्ट, तो ये बनेगा क्या, mg माइनस अपथ्रस्ट क्या होता है, सिग्मा Vg, सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी, अपथ्रस्ट तो लिक्विड लगाता है, और mg क्या आएगा, रो Vg माइनस सिग्मा Vg, कॉमन क्या ले लो,
वी जी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा रो माइनस सिग्मा। यह आया हमारे पास डब्ल्यू डैश, जो कि पूरा निकल करके यहाँ बनेगा। अब ये अब थ्रेश हटा दो और एक बन जाएगा, नीचे बन जाएगा डब्ल्यू डैश। तो भैया ये सारी चीज़ें, तो फिर लगाओ अप्लाइंग लामीज थ्योरम। क्या लगा दो? ऑन अप्लाइंग लामीज थ्योरम। देखो ये तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, बाय लामीज थ्योरम। जब लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या करेंगे, टी को छोड़ दो क्योंकि यहाँ भी टी रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। देखो क्या, डब्ल्यू डैश अपॉन क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश अपॉन क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ये दो चीज़ें रह गई केवल हमारे पास। जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें रह गई। डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या है, वी जी रो माइनस सिग्मा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, ये अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। टी की तो कोई वैल्यू नहीं है, टी को तो हटा दो, टी का कोई जरूरत नहीं है। ये दो वैल्यूज आई हमारे पास। इस एफ की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा ही चल रहा था नीचे तो। ठीक है भैया, अब दोनों को अपॉन कर दो, डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। साथ साथ उतारोगे तभी समझ में आएगा, वरना सोचोगे ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, मतलब गड़बड़ ऐसा ना हो जाए कि कहीं की चीज़ कहीं लिख दो। हिसाब से लिखना, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये अपॉन ये, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, है ना। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये ऊपर रहेगा, वी से वी जी से जी, तो क्या बचेगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इक्वल टू ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से खत्म, और साइन तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये बचेगा केवल। हम जानते हैं पलट दो इसे, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। और ये क्या होता है एक्चुअल में, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। शायद उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया, वही सही होता था क्या ये। तो क्या हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्ट हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो ये है भैया हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, जो हमसे पूछी गई थी वो हमने निकाल के दिखा दी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो बता देना, समझ में आया होगा क्वेश्चन, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब देखो, ये तो हमारे पॉइंट चार्ज के कारण जो क्वेश्चन होते थे वो थे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण अगर फोर्स निकालना होता था तो हम ये अप्लाई करते थे कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, ये अप्लाई करते थे। अब जरूरी थोड़े कि चार्ज हमेशा क्या हो, पॉइंट ही हो। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज फैला हुआ भी हो सकता है, चार्ज लीनियरली भी फैल सकता है, चार्ज सरफेसिकली भी फैल सकता है, और चार्ज वॉल्यूमेट्रिकली भी फैल सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, क्या होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चन करने हैं हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, उसके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन और अलग अलग करेंगे जेई लेवल के। ठीक है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ लें, है ना। ये एक बार और पढ़ोगे हालांकि तुम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस 11th में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ मास था डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं भाई। नंबर फर्स्ट, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब जब कोई चार्ज एक वायर पे फैला हुआ हो, है ना, यूनिफॉर्मली, मतलब जैसे मान लो कोई वायर है, इस पे चार्ज फैला प्लस 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 प्लस, किस लेंथ पे, एल लेंथ पे फैला है, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, जिसे क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब कोई चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी होती है, जो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं इसे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज मैं लिख दूं लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये होगा। ऐसे ही नंबर 2 होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कैसे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन ए। मतलब मान लो किसी प्लेट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऐसे, प्लस प्लस इस प्लेट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसका एरिया ए हो। और नंबर थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, रो से। कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जरा कोई स्फीयर है, इस स्फीयर पे कोई चार्ज बिला हुआ है, इस स्फीयर पे कोई चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक आई होगी ये चीज़ें समझ में आई होगी तुम्हारी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब मेरा कहने का यह है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, चाहे तुम इतनी लंबी लेंथ में चार्ज ले लो, चाहे इतनी सी लेंथ में चार्ज ले लो, दोनों के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब देखो यहाँ समझो इस बात को, ये तो तुमने लिख लिया, ये समझो। अगर मैं तुमसे बात करूँ क्या कि मान लो कोई रॉड है, मान लो इसकी क्या है, रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो अगर मैं कहूँ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तुम कहोगे सर लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। भाई अगर मैं कहूँ इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लो, इस छोटे से टुकड़े पे एक चार्ज मान लो डी क्यू, और वो कितनी लेंथ पे फैला हुआ है, डी एक्स पे, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो उसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होगी। क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, और दोनों को इक्वल रख देंगे, क्यू अपॉन एल इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस क्यों करानी पड़ती है, क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं करने, इंटीग्रेशन अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, पता चल जाता है कैसे करना है। क्यों, अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों सेम रही, क्योंकि देखो मान लो 5 मीटर की लेंथ में 5 कूलम का चार्ज है, 5 मीटर की लेंथ में 5 कूलम का चार्ज है, तो 5/5 1 हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। ऐसे ही मैं छोटा सा पार्ट ले लूँ क्या, 1 मीटर की लेंथ में 1 कूलम का चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितनी छोटी लेंथ उतना छोटा चार्ज, या जितना छोटा चार्ज उतनी छोटी लेंथ, उसके अकॉर्डिंग ये रेशो है, रेशो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही रहती है। अगर मैं 5/10 लिखूंगा तो भी वो 1/2 रहेगा, और अगर मैं 30/60 लिखूंगा तो भी वो 1/2 ही रहेगा। तो रेशो की ओवरऑल वैल्यू तो कांस्टेंट है, भले ही डिजिट चेंज हो रही हो। आई बात समझ में, तो इसलिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन करें जरा एक, अच्छा नन्ना मुन्ना एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई एक रॉड है हमारे पास, एक क्या है, एक रॉड है, इस पर कैसे है चार्ज, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ऐसे एक रॉड है, इस पर चार्ज कैसा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसे प्लस 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 प्लस। इस पर चार्ज कितना है टोटल, क्यू, नहीं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, चलो क्यू है चार्ज इस पर टोटल, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। इसकी लेंथ कितनी है भैया, एल है, इसकी लेंथ कितनी लेंथ है, एल लेंथ है। अब इस चार्ज, इस रॉड से थोड़ी सी दूरी पर एक चार्ज क्यू और रखा है ना, एक चार्ज और रखा है, क्यों, इस चार्ज पे नेट फोर्स बताना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू रॉड, इस रॉड के कारण इस पॉइंट P पे जो नेट फोर्स है वो बताना है, ठीक है। तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज ही तो पता है, जब दोनों पॉजिटिव तो ये वाला इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, कैसे, इस तरह से। अब ये पॉइंट पे है कितनी दूरी, गिवन होना चाहिए, x दूरी पे है, मान लो कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पर है, या कितने पे मान लो, x पे ही मान लो। तो यहाँ पे फोर्स लगाया इसने F, ठीक है। अब क्या हम ये फॉर्मूला लगा देंगे F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं लगा सकते, ये भले ही पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज थोड़ी है, ये तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज लीनियरली फैला हुआ है, यानी कितने पॉइंट चार्ज है, करोड़ों अरबों पॉइंट चार्ज है इसमें, है ना, तो नहीं लगा सकते ना। तो तुम क्या करते हो, तुम क्या कर सकते हो, इस रोड का एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले सकते हो, इतना कर सकते हो, इस रोड के से इस रोड को सबको गायब कर दो, बस एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लो, इस रोड का एक चार्ज निकाल लो,
अब वो पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच अब लग जाएगा कूलम्ब लॉ, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नहीं लगा सकते क्योंकि कूलम्ब लॉ केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। लीनियर चार्ज पार्ट्स के लिए वैलिड नहीं है कूलम्ब लॉ, हमें लीनियर चार्ज को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। समझ में आ रही है बात? नहीं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो अब हमें क्या करना, अभी इतनी बड़ी रॉड है, कई सारे चार्ज, हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, छोटा सा चार्ज, कितने छोटी सी जगह पे होगा छोटा चार्ज, मान लो यहाँ इतने छोटे से टुकड़े पे इसका एक छोटा सा चार्ज ले लिया, जिसे क्या कह देंगे, DQ। क्या कह देंगे भाई छोटे से चार्ज को, इसको DQ, छोटा चार्ज DQ। कितनी डिस्टेंस पे फैला हुआ है, मान लो D, ये कह दो, चलो इसे Y कह दो, dx डिस्टेंस पे फैला हुआ है। DQ चार्ज कितनी डिस्टेंस पे फैला है, dx डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ये DQ एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। DQ कैसे बिहेव करेगा, DQ बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, DQ बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। कितनी दूरी पर है यहाँ से, DQ कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर तुमने लिया है ये। देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, बात करूँ मैं किसकी, चलो तो DQ पॉइंट चार्ज देखो कितनी दूरी पर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो DQ एक पॉइंट चार्ज ये रहा और एक पॉइंट P वाला चार्ज Q जो है वो ये रहा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, Y मान लो थोड़ी देर के लिए। चलो तो हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो तुम जानते हो फोर्स कैसे होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा छोटा चार्ज है, छोटा सा फोर्स होगा DF। इस छोटे चार्ज के कारण छोटा सा फोर्स ही तो लगेगा DF। तो DF इक्वल टू क्या होगा, K DQ, क्या होगा KQ इंटू DQ अपॉन क्या हो जाएगा, Y स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा Y स्क्वायर, छोटे से डिस्टेंस पे ले लिया। चलो भाई अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, DQ चाहिए भैया। DQ की वैल्यू क्या चाहिए, DQ चाहिए। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा साहब DQ निकालना है, DQ कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, लैम्डा इक्वल टू, अगर पूरी रॉड की बात करें तो Q अपॉन क्या हो जाएगा L, है ना, और उस छोटे से पार्ट की बात करें फॉर स्मॉल पार्ट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें वो भी होगी लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DX। अभी तो बताइए बात। अच्छा ये Y है तो उसे dy मानना पड़ेगा, या x है तो उसे dx मानना पड़ेगा। चलो x सही है, ठीक तो है, x से डिस्टेंस रखो, जैसे क्या रखो, x से ही डिस्टेंस रखो, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी स्मॉल पार्ट के लिए DQ अपॉन DX। और अभी बताया मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहनी है ना, छोटे पार्ट के लिए छोटी, बड़े पार्ट के लिए बड़ी। तो क्या लिख देंगे, Q अपॉन L इक्वल टू DQ अपॉन DX। तो यहाँ से DQ की वैल्यू निकालो, DQ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, DQ की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू DX अपॉन L। ठीक है भैया, पुट कर दो वैल्यू DQ की यहाँ, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो देखो DF का तो F हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या लिखेंगे, देखो K बाहर ले लो, है ना, क्या ले लो, क्या बाहर ले लो, K ही बाहर लो फिलहाल, इंटीग्रेशन Q ऐसे ही, DQ की वैल्यू Q DX अपॉन क्या चल रहा, X स्क्वायर। चलो भाई अब क्या करें, लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखो स्टेप कहाँ से कहाँ तक मूव हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक मूव हो सकती है, देखो कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट की अगर बात करूँ तो x से लेके x प्लस एल तक, टोटल तो x प्लस एल हो गई ना ये। देखो ये इस पॉइंट से यहाँ इस कोने के लिए x डिस्टेंस है ना, और इस पॉइंट से इस कोने के लिए x प्लस एल डिस्टेंस, तो कहाँ से कहाँ तक, x से x प्लस एल तक हो जाएगी मूव। चलो भाई तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K ऐसे ही, दोनों Q स्क्वायर ले लो बाहर, इंटीग्रेशन x से x प्लस एल और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हुआ भैया। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर, dx का क्या होगा -1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है x से x प्लस एल, तो हो जाएगा K Q स्क्वायर ब्रैकेट में -1 अपॉन x प्लस एल माइनस प्लस 1 अपॉन x। तो भैया ये हमारे पास जो आया नेट फोर्स आया है। कौन सा फोर्स आया है बच्चों, नेट फोर्स आया है, रिजल्टेंट फोर्स आया है। किन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स आया, रॉड के और इसके बीच का। तो यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन हमें करने थे। आई होप तुम लोगों के समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे इन क्वेश्चन को अचीव करना है, अप्लाई करनी है चीज़ों को, है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर इसका, ये वाला एक क्वेश्चन और करते हैं, लेक्चर को क्या करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं भैया। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है कि मान लो मैं दे रखा है, एक वायर को सेमी सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया, उसकी रेडियस कितनी दे दी, इस वायर की रेडियस दे दी r से, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, लैम्डा दे दी। हमें नेट फोर्स बताना है, किस पे बताना है नेट फोर्स निकालना है एट पॉइंट कितने पे
क्यू कूलम पे, इस पॉइंट ओ पे क्यू कूलम का चार्ज रखा है, इस क्यू कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स बताना है इस रिंग के कारण। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो इसमें सिमेट्री वाला मेथड लगेगा। सिमेट्री वाला क्या, अगर मैं इस कोने की बात करूँ, ये वाला कोना इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला कोना इस पे फोर्स लगा देगा इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये वाला कोना इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस वाली डायरेक्शन में, इससे ऊपर वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उससे ऊपर वाला लगाएगा इस डायरेक्शन। मतलब ये वाले सारे चार्ज, ये जो मिरर सिमेट्री है इसके अबाउट, ये सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, इसके कारण सारे खत्म। केवल एक चार्ज बचेगा, कौन सा, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला वर्टिकल चार्ज है, उसके कारण फोर्स लगेगा नीचे की तरफ को। नीचे तो कुछ है नहीं लगाने के लिए ऊपर को, तो ऊपर से लगेगा नीचे की तरफ को। कैसे लगेगा भाई, ऐसे, यहाँ से एक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ को। अच्छा, अब हमें तो नहीं पता ना ऊपर से नीचे से क्या, हमें तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो हमने क्या मान लिया कि एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो एप्लीकेबल है ना कूलम्ब्स लॉ, तो पॉइंट चार्ज मानना पड़ा। हमने क्या काम करा, एक थीटा एंगल पे क्या मान लिया, थीटा एंगल पे छोटा सा चार्ज मान लिया, थीटा एंगल पे रिंग तोड़ी डी थीटा नाम के, उस पर छोटा सा चार्ज मान लिया। कितना चार्ज मान लिया, डी क्यू चार्ज मान लिया भाई, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस आर इसकी, डी क्यू डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज मान लिया हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा। मतलब अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ यहाँ, तो ये पॉइंट चार्ज बना, मतलब ऐसे देखो, ये ओ और ये क्यू और यहाँ पे यहाँ, और ये बन जाएगा क्या, डी क्यू। और ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। कितना एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है। कितना एंगल पे है बच्चों, ये थीटा एंगल पर, ठीक है भैया, बात कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू चलो वो तो है। अब थीटा एंगल पे तोड़ो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे को लग रहा है ना फोर्स, तो ऐसे लगेगा, देखो फोर्स तो ऐसे लगेगा, यहाँ फोर्स तो ऐसे लगेगा ना एफ। तो अगर मैं इसके एफ के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो देखो यहाँ, ठीक, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा का तो कोई रोल नहीं है, केवल कौन सा रोल है, एफ साइन थीटा। अच्छा, डी क्यू चार्ज है, कितना फोर्स लगाएगा, छोटा सा फोर्स लगाएगा डी एफ, तो ये भी डी एफ और ये भी डी एफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये तो हो चुका। अब क्या करना है देखो, तो नेट फोर्स विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन बी कैंसिल आउट ड्यू टू सिमिट्री की वजह से सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स मिला में कौन सा एफ, तो नेट निकालो, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो एफ नेट हो जाएगा हमारे पास, एफ नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री, डी एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। चलो भाई कोई बात नहीं यहाँ तक तो एफ नेट तो है। अब डी एफ की वैल्यू क्या है, देखो वो रखिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, डी एफ इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो रख दो वैल्यू। एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन डी एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब करना इंटीग्रेशन है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो तुम्हें पता है साइन थीटा के साथ डी थीटा होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, डी क्यू का क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ हमने स्टेप मानी है एंगल थीटा पे, अब ये स्टेप चेंज होगी, स्टेप चेंज, तो स्टेप हम यहाँ मान रहे, हमने यहाँ मानी है, हम यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी, तो मतलब कहीं भी मान सकते हैं ना। तो स्टेप देखो क्या चेंज हो रही, ड्र ऐसे जाएगी ना, तो ऐसे घूमी, जैसे मान लो ये स्टेप है, तो ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे, तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल। तो वेरिएबल क्या है, एंगल वेरिएबल है। तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते तो क्या होना चाहिए, डी थीटा और होना चाहिए यहाँ, तो डी थीटा निकाल लो। डी थीटा कैसे निकलेगा देखते हैं भाई। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंगल निकाल लो। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होती है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, डी थीटा। आर्क कितनी है, आर्क मान लो कितना है ये, या आर्क मान लो हमारे पास डी एक्स है, तो आर्क कितनी है, डी एक्स अपॉन रेडियस कितनी है, आर। अब डी एक्स क्या है, तो dx तो हो गया हमारे पास, जो अब dx कितना होगा ये देखना हमें। तो हमें दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू, अगर छोटे से चार्ज की बात करें तो dq अपॉन dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी क्या, dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी dq अपॉन लैम्डा, क्या हो जाएगी, dq अपॉन लैम्डा। ऐसे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे,
तो देखो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन लैम्डा इंटू आर, या डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा आर डी थीटा। तो डी क्यू तो निकल चुका डी थीटा की टर्म में, डी क्यू किसके टर्म में निकल चुका डी थीटा की, तो पुट कर सकते हैं क्या यहाँ हम, कर दो भैया एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, एक क्यू ये वाला और एक क्यू उसके साथ भी कोई क्यू है नहीं है, तो ये वाला क्यू भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचा डी क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा आर स्क्वायर, इससे आर काट दो तो लैम्डा भी बाहर लो आर भी बाहर लो, तो के क्यू लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा। अब ये एंगल कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री, तो 0 से लेके पाई तक घूम सकता है। कहाँ तक घूम सकता है 0 से लेके पाई तक, तो उतार लो यहाँ तक, उतारने के बाद देखो आगे क्या करना है, तो 0 से लेके पाई तक, तो देखो भाई क्या हो जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन आर के साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, तो के क्यू लैम्डा अपॉन आर और ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस कॉस पाई पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है क्या हो जाएगा कॉस पाई और कॉस 0, इसकी वैल्यू क्या है -1 और इसकी वैल्यू क्या है +1 और आंसर 0। का cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी के क्यू लैम्डा अपॉन आर, cos पाई की वैल्यू -1 तो +1 तो क्या हो जाएगा ये 2k लैम्डा अपॉन आर। तो भैया ये हमारे पास फोर्स आया है इस रिंग के सेंटर पे ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये है फोर्स की वैल्यू। तो ऐसे हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के कारण, और हमने वैसे कैसे सीखा निकालना, पॉइंट चार्ज के कारण निकालना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण निकालना सीखा। तो ये क्वेश्चन थे भाई तुम्हारे जो IIT लेवल के थे और आए हुए क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।